करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। राजनीति में ऐसा कहा जाता है कि जो जनता की कसौटी पर खरा उतरता है, जनता उस पर एक बार नहीं बल्कि कई बार विश्वास करती है। और यही हमारे लोकतांत्रिक देश भारत की खूबसूरती भी है कि यहाँ पर राजनेता एक बार नहीं बल्कि कई बार सदन में जाते हैं, क्योंकि जनता का फैसला यानी कि जनतंत्र उनके साथ होता है। कुछ ऐसे ही राजनेता हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में युवा चेहरे भी हैं। युवा विधायक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और नर्मदा किनारे बसी खातेगांव विधानसभा का नेतृत्व सदन में भी करते हैं। आज आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में विधायक श्री आशीष शर्मा जी से। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा हैं, हरफन मौला हैं, क्रांतिकारी भी हैं और चूंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पृष्ठभूमि से आते हैं इसलिए तेज तर्रार भी हैं। और कहा जाता है कि खातेगांव में तो विधायक जी की तूती बोलती है और उनकी राजनीति का एक ऐसा अलहदा अंदाज है जिसकी दीवानी खातेगांव क्षेत्र की जनता भी है। लेकिन कई समस्याएं भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं। आइए बातचीत करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले तो 10 साल लगभग आपके पूरे होने आ गए विधायकी के। किस तरह का रिपोर्ट कार्ड अब जनता के बीच आप लेकर जाने वाले हैं और खातेगांव विधानसभा की जनता के लिए कितनी सौगातें, कितनी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं? देखिए, 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझसे पूर्व भी लगातार 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी उस विधानसभा क्षेत्र से जीतती आई। मुझे दूसरा कार्यकाल मिला है, इसलिए विकास हमने उस विधानसभा क्षेत्र में लगातार किया है। जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करना प्रत्येक सरकार का कर्तव्य होता है और हमने भी इस दिशा में लगातार काम को आगे बढ़ाया। चरणबद्ध तरीके से हमने कुछ सुविधाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में देने का काम किया, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हो, नेशनल हाईवे का मामला हो, रेलवे परियोजना जिसकी सौगात हमें स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के माध्यम से मिली, इंदौर बुधनी रेल लाइन। आज़ादी के बाद से इस क्षेत्र के लोग रेल लाइन की बाट जो रहे थे, आज उसका काम भी बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। निश्चित ही आधारभूत संरचनाएँ तो हमने खड़ी की ही हैं, साथ ही साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में भी हमने महत्वपूर्ण काम किया। नए कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, सीएम राइज स्कूल 2 हमें हमारे विधानसभा क्षेत्र के लिए मिले हैं, एक्सीलेंस स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, जहां जनता की मांग के अनुरूप, विद्यार्थियों की मांग के अनुरूप व्यवस्था करनी थी, वहां हमने नए स्कूल भी खुलवाए हैं। सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर की होती है, क्योंकि नर्मदा जी मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 40 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में प्रवाहित होती है। माँ नर्मदा का नाभि स्थल भी वहाँ है और पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर, चूँकि भूजल स्तर प्रतिवर्ष नीचे जाता जा रहा है, इसलिए इस वर्ष हमने नर्मदा जी की समूह पेयजल योजना, जिसके लिए हम 2016-17 से प्रयासरत थे, पूरे 229 गाँवों की वो मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत की है। लगभग 610 करोड़ की लागत से विधानसभा के प्रत्येक गाँव तक समूह नल जल योजना के माध्यम से नर्मदा का पानी पहुंचेगा। आने वाले 25 से 30 वर्षों तक विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की, चूँकि नर्मदा जी सदैव प्रवाहमान हमारी माँ है और इसलिए उसके माध्यम से जो सिंचाई परियोजना बनेगी उसका कभी पेयजल स्तर कम हो जाए ऐसी संभावना नहीं रहेगी। निर्बाध रूप से नागरिकों को घरों पर नलों के माध्यम से पानी मिल सकेगा। ये कुछ ऐसे काम हैं जिनके माध्यम से हमने विधानसभा में ठोस काम करने का प्रयास किया है। ऐसा माना जाता है कि विधायक आशीष जी के साथ जनता का भरपूर आशीष है और शायद यही वजह है कि लगातार जनता पर भरोसा भी जता रही है। अब ये तीसरी बार का अवसर होगा, कई चुनौतियां भी आती हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। एक सधे हुए राजनेता होने के नाते वाक चातुर्यता तो आप में कूट कूट कर भरी हुई है, इसमें कोई जो है इसका कोई सानी नहीं है, लेकिन जनता जो है फैसला बड़ी बारीकी से करती है। इस बार कितनी कड़ी परीक्षा होने वाली है आपकी? देखिए, जो काम करता है उसकी सदैव परीक्षा भी होती है और जनता को उससे अपेक्षाएं भी होती हैं। जो जनप्रतिनिधि जनता से मुंह चुराते हैं उनको चुनाव के समय कष्ट आता ही है, लेकिन हम निरंतर 24 घंटे 12 महीने जनता के बीच रहकर काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से संवाद स्थापित रखते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें एक आम नागरिक की भांति कभी भी फ़ोन कर सकता है, कभी भी हमारे कार्यालय में आ सकता है या कहीं रास्ते में भी मिले तो हमें रोककर अपने काम को बता सकता है। क्योंकि हम जब जनता की समस्याओं को सुनते हैं और वो समस्याएं हल होती है तो जनता का विश्वास हमारे प्रति बढ़ता है। इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यदि उसकी जवाबदेही है कि वो जनता के हर सुख दुख में और हर समय उपलब्ध रहे, तो मैंने भी यही प्रयास किया कि जनता को मेरी उपलब्धता सदैव रहना चाहिए। और इस नाते से मैं प्रतिदिन अपने कार्यालय पर तो लोगों से मिलता ही हूँ, इसके अलावा भी अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ जनता से भेंट होती है वहाँ उनकी समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के लिए काम करता हूँ। और इस कारण से जब एक परिवार का भाव जनता के साथ स्थापित हो जाता है तो जनता आपसे विश्वास भी करती है और आप पर प्रेम भी करती है। चलिए, बड़ी बात है आशीष जी, और आप पर ये विश्वास और ये प्रेम बरकरार रहे, ऐसी प्रार्थनाएं आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जरूर यहाँ पर कर रहे होंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं।
नर्मदा किनारे ये आपकी विधानसभा बसी है और कहा जाता है जहाँ पर नदी है वहाँ पर खनन की जो है संभावनाएं होती हैं। रेतों के ट्रकों का बड़ी मात्रा में आवागमन जो है आपकी विधानसभा से होता है। कितना मुश्किल कितना आसान होता है एक जनप्रतिनिधि के लिए सही तरीके से पारदर्शी अंदाज में इन तमाम आवागमन पर अपनी पारदर्शी निगाहें जमाए रखना? देखिए, निश्चित ही निर्माण के लिए रेत की आवश्यकता होती है और हमारे वहाँ पर नर्मदा जी की कई खदानें हैं। सरकार ने उसको ऑक्शन किया हुआ है, ठेकेदार वहाँ से खनन कराता है और कई बार अवैध उत्खनन की शिकायतें भी प्राप्त होती है। उस पर भी खनिज विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कार्रवाई करता है। कई सारी कार्रवाइयाँ हमारे वहाँ की गई हैं, लेकिन यातायात का भारी दबाव रहता है। कई सड़कें जो डामर की हुआ करती थी वो अवैध परिवहन के कारण और रेत के परिवहन के कारण समय पूर्व खराब हो जाती थी, इसलिए हमने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें उस क्षेत्र में स्वीकृत कराई। और चूंकि रेत के परिवहन के कारण दुर्घटनाएं भी होती है क्योंकि भारी ओवरलोड वाहन चलते हैं, तो अब 4 लेन मार्ग का निर्माण युद्ध स्तर पर हमारे यहाँ चल रहा है और इसके कारण से दोनों नगरों के बाईपास भी हमको मिलेंगे और रोड पर जो यातायात का दबाव होगा वो कम होगा। संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आने वाले समय में दुर्घटनाएं भी कम हो, क्योंकि इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे का एक हिस्सा निर्माणाधीन है और एक हिस्से के टेंडर हो चुके हैं। अतिशीघ्र उसका काम भी प्रारंभ होने वाला है। आने वाले समय में हमारे विधानसभा क्षेत्र से इंदौर की दूरी 1 से 1.5 घंटे में हम तय कर पाएंगे। ये भी क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही आपने उत्खनन की बात की तो माफियाओं का जिक्र भी जुबान पर आ जाता है। कैसे इनसे निपटते हैं? क्योंकि लगता है कि जब राजनेता रहते हैं तो संरक्षण की बात आती है, आरोप लगते हैं और विपक्षी दल भी कई बार जो है ऐसी निगरानी रखते हैं और आरोप लगाते हैं। विधायक आशीष शर्मा कैसे इस काजल की कोठरी से साफ निकल पाते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इतना बड़ा नदी का क्षेत्र है और जो माफिया हैं वो अपनी कारगुजारियां करते ही हैं, लेकिन प्रशासन की सख्त निगाह और जैसे जैसे हमें जानकारी मिलती है, कोई फ़ोन पर खबर देता है, कभी हम स्वयं देखते हैं, तो हम भी प्रशासन से कहते हैं और ऐसे तत्वों पर कार्रवाई कराते हैं। बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुई है। अवैध खनन करने वालों पर भी कार्रवाई हुई है और जो इस तरह से अवैध, जिससे हम कह सकते हैं कि बिना परमिट के या बिना टीपी बनाए भी रेत का परिवहन करते हैं, ऐसे लोगों पर भी पुलिस समय समय पर कार्रवाई करती है। हम किसी भी कीमत पर अवैध गतिविधियां अपने क्षेत्र में संचालित नहीं होने देना चाहते, इसलिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से, विभागीय माध्यम से जहां जैसी खबर मिलती है, जितनी कार्रवाइयां करवा सकते हैं उतनी करवाते ही हैं। चलिए, बड़ी बात है। जनप्रतिनिधि हैं तो कार्रवाई कराकर अपनी जिम्मेदारी भी यहाँ पर पूरी करते हैं और जनता के प्रति उनका पारदर्शी नजरिया भी यहाँ पर अभिव्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं विधायक जी, इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि माना यह जाता है कि खातेगांव एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर संभावनाएं तो अपार हैं लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी ही हैं। अब जैसे आपने बैतूल हाईवे का जिक्र किया, तो जब कोई निर्माण होता है तो जनता को परेशानियां भी होती हैं, तो कैसे जनता के बीच में सामंजस्य भी बिठा रहे हैं इन तमाम समस्याओं को लेकर के, और नए मुद्दे क्या इस बार चुनाव मैदान में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज जी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस काम का विश्वास जन जन तक पहुंचा है। पहले की सरकारें जो होती थी वो गांव में स्कूल, हैंडपंप, इन छोटे मोटे कामों के लिए लोग जनप्रतिनिधियों से सवाल करते थे, लेकिन जब ये सब काम हो जाते हैं तब जनता का काम और आगे निचले स्तर तक उतरता है। शिवराज जी और मोदी जी की सरकार ने विकास कार्यों को गांव की चौपाल से निकालकर चौके चूल्हे तक पहुंचा दिया है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसे सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। वर्तमान में हम देखें तो लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक जो शिवराज जी नारी शक्ति के सशक्तिकरण की जो एक अध्याय उन्होंने लिखा है, उससे लगभग 50,000 से अधिक महिलाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र की लाभान्वित हो रही, जिनके खातों में 1-1 हज़ार रुपये प्रति माह की राशि आ रही है। गरीब और अमीर के बीच की खाई को पाटने का काम शिवराज जी और मोदी जी की सरकार ने किया है। जो मकान बने हैं, जो शौचालय बने हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बनी हैं, गाँव-गाँव पेयजल की योजनाएँ पहुँची हैं, गांव-गांव में स्वच्छता के लिए काम हो रहा है। संबल योजना का 2 लाख 4 लाख रुपए की राशि हितग्राही के परिवारों को मिल रही है। इन सब से जनता में इस बात का विश्वास बढ़ा है कि शिवराज जी की सरकार गरीब, मजदूर, किसान और युवाओं के साथ है। लर्न एंड अर्न जैसी योजना, जिसके कारण युवाओं में एक सकारात्मक सोच सरकार के प्रति बनी है, आत्मनिर्भरता की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। इन सब विकास योजनाओं के दम पर शिवराज जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः मध्य प्रदेश में बनेगी ही। हमने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के हर संभव काम को करने का प्रयास किया है। जिन गाँवों में पुलियाएँ नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी, वहाँ तक सड़कों का निर्माण कराया है। हमने किसान भाइयों की सिंचाई परियोजनाओं के लिहाज से छिपानेर माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से
हंडिया बैराज के माध्यम से लगभग 70,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा है। छिपानेर माइक्रो इरिगेशन का काम अंतिम चरण में है। हंडिया बैराज का काम शुरू हो चुका है और विधानसभा के जो क्षेत्र शेष गांव बचे हैं उन लगभग 60 गांवों के लिए हमने नई डीपीआर तैयार कराई है, जिसको भी माननीय शिवराज जी की सरकार के माध्यम से अतिशीघ्र स्वीकृत कराएंगे। 2025-26 तक मेरे विधानसभा क्षेत्र का एक भी गांव सिंचाई सुविधा से और पेयजल की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। चलिए, बड़ी बात है, सिंचाई सुविधा और पेयजल सुविधा से जो है खातेगांव वंचित नहीं रहेगा, ऐसा दावा है विधायक श्री आशीष शर्मा जी का। लेकिन विधायक जी, एक सवाल यहाँ मेरे जहन में है और सियासी गलियारों में ऐसी बहुत चर्चाएं हैं कि कल तक आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे, पूर्व में मंत्री रहे दीपक जोशी, जो कि अब कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं, वो बागली से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या कोई मुश्किलें होंगी आशीष शर्मा के लिए यदि दीपक जोशी चुनाव मैदान में चुनौती देने के लिए आ जाएंगे तो? देखिए, कांग्रेस से कोई भी आए, विपक्षी दलों से कोई भी आए, किसी न किसी के सामने तो चुनाव लड़ना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी हमारी है। चुनाव में कोई भी आए सामने, हम और हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, पूरे 288 बूथों तक हमारी बूथ की इकाई खड़ी हुई है और इन कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम 2013 में जीते। 2018 में बहुत विपरीत परिस्थितियों के बाद भी खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता गया और मुझे विश्वास है इन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत और जनता के आशीर्वाद से 2023 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सामने कांग्रेस से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। लेकिन दीपक जोशी जी कल तक तो आपके साथ थे, आपकी परछाई भी थे, आपका मार्गदर्शन भी करते होंगे और देवास जिले में उनका एक अच्छा खासा वर्चस्व था। कहीं दर्द होता है पुराने कार्यकर्ताओं को जब बड़ा नेता पार्टी का दामन छोड़कर चला जाता है और चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाता है? देखिए, जो पार्टी का पर्याय माने जाते हैं, श्रद्धेय स्वर्गीय कैलाश जोशी जी ने पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने परिश्रम से सिंचित किया और जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी है, जिनके रूप में हम पार्टी को देखते हैं, वो अगर इस तरह के निर्णय लेते हैं तो दुख निश्चित ही होता है। लेकिन वो बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, इसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सबका ध्यान रखती है, छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े से नेता तक का। और कई बार भारतीय जनता पार्टी में जिस परिवार भाव के साथ हम काम करते हैं, वो परिवार भाव ही हमें उस पार्टी में बनाए रखता है। लेकिन जो भी व्यक्ति गया है, जो पार्टी को छोड़कर जाता है, कहीं न कहीं वही बता सकता है कि उसने किन कारणों से ये निर्णय लिया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रवैया कभी भी कार्यकर्ताओं के प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं रहता। एक राजनेता होने के नाते क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव है दीपक जोशी जी का कांग्रेस में जाना देवास जिले में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई झटका है या फिर सामान्य घटना है? देखिए, राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का हमें खिताब मिला हुआ है और आप और हम सब भी देख रहे हैं। मैं भी बाल्यकाल से इस पार्टी को देख रहा हूँ काम करते हुए। भारतीय जनता पार्टी में किसी एक परिवार का वर्चस्व कभी नहीं रहा। यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं, सामूहिक नेतृत्व होता है और एक आम से आम कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम और मेहनत के दम पर बड़े मुकाम को हासिल करता है। इस पार्टी में कई सारे नेताओं ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी को बनाने के लिए होम कर दिया, अपने प्राणों का बलिदान तक कर दिया। ये पार्टी चूँकि करोड़ों कार्यकर्ता इसको चलाते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति के जाने से, पार्टी छोड़ने से इसके संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, लोग आएंगे चले जाएंगे, ये पार्टी ऐसे ही निरंतर काम करती रहेगी और उन्नति करती रहेगी। चलिए, बड़ी बात है। यहाँ पर बहरहाल शब्दों के जरिए अपनी भावाभिव्यक्ति भी रख रहे हैं और किस तरह से सूझबूझ का परिचय देना हो इसका लोहा भी मनवा रहे हैं विधायक श्री आशीष शर्मा। आगे बढ़ते हैं विधायक जी, एक सवाल और मेरे सामने आ रहा है और एक घटना मुझे याद आ रही है। जब हम देख रहे हैं कि देवास जिले की प्रभारी मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भरे मंच से ये कहती हैं कि हमें विधायक आशीष शर्मा से सीखना चाहिए, 24 घंटे कैसे सक्रिय रहना है, जनता को कैसे सौगातें दिलाना है, जनता की सेवा की मूल भावना क्या है। आपके युवा और हरफन मौला अंदाज पर ऐसा लगा कि मंत्री जी फिदा हो गई हैं। क्या ये पूरा वाकया था और आपने ऐसा क्या करा कि उनका दिल ही जीत लिया कि प्रभारी मंत्री जी भरे मंच से साफ साफ कई और विधायकों की मौजूदगी में केवल और केवल विधायक आशीष शर्मा की ही तारीफों के पुल बांध रही थी? ये उनका बड़प्पन है। हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, प्रभारी मंत्री हैं, श्रद्धेय राजमाता जी की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, इसलिए संगठन को भी जानती हैं, जनप्रतिनिधि को भी जानती हैं और जो जिस ऊंचे ओहदे पर होता है वहाँ से उससे नीचे का बहुत अच्छे से स्पष्ट दिखाई देता है।
मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं 24 घंटे जनता के लिए काम करता हूँ। मेरा खुद का सुख कुछ मायने नहीं रखता, और जनता से आत्मिक भाव हमने जो इतने वर्षों में स्थापित किया है वो उसमें कृत्रिमता नहीं है, उसमें कोई आर्टिफिशियलनेस नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर जनता के साथ जो रिश्ता होता है जनता उस रिश्ते को बयान भी करती है। इसलिए प्रभारी मंत्री जी को यदि कोई फीडबैक मिला होगा मेरे काम करने के तरीकों को लेकर, क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर, तो उन्होंने अपनी भावनाएं मंच के माध्यम से व्यक्त की होगी। निश्चित ही हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमें काम करते हुए देखते हैं, यदि वो हमारे कार्य का मूल्यांकन करते हैं और उसमें कुछ सकारात्मकता हमें मिलती है तो वो हमारे हौसले को और बढ़ाती है, काम करने के जुनून को और बढ़ाती है। मतलब उन्होंने आपका टिकट तो पक्का कर दिया है, क्योंकि आपकी सीआर बहुत अच्छी लिखा गई है, क्योंकि प्रभारी मंत्री ने तारीफ कर दी और भरे मंच से, तो माना जाए कि काम अच्छा हो रहा है और नेताजी बड़े चौखे हैं, बड़े पक्के हैं। उनका आशीर्वाद है, उनका स्नेह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन में किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका होगी ये संगठन ही तय करता है। हम वर्तमान में काम कर रहे हैं, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ ये जानते हैं कि यदि हमारा काम अच्छा है, हमारा समर्पण संगठन और जनता के प्रति है, तो हमें हमेशा सकारात्मक निर्णयों से ही नवाजा जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है, और यही एक राजनेता का भी परिचय होना चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी का पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ वो निर्वहन करते जाएं और जनता की सेवा के संकल्प को पूरी तरह से साकार करके आत्मसात कर लें, तभी सही मायनों में लोकतांत्रिक रूप से उनकी जीत उन्हें मिल पाती है। आगे बढ़ते हैं, खातेगांव विधानसभा। विधायक जी, क्या लगता है, कौन सा आपका सपना है जो कि अधूरा है? आपको लगता है कि एक चांस और अच्छे से मिल जाए और अवसर सत्ता में रह करके मिल जाए तो ये विकास और अच्छे से हो जाए और जनता को ये सौगातें दी जा सके? अधूरे कामों को कैसे पूरा करने के लिए आपको लगता है कि आपका सपना पूरा करने के लिए और अभी वक्त चाहिए आपको? देखिए, काम करने की प्राथमिकताएं हो तो आप कम समय में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। विकास अनंत है, जिस तरह से आबादी बढ़ती है, लोग और जुड़ते चले जाते हैं, उसी तरह आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। पहले जहाँ पर धूल के गुबार उड़ते थे वहाँ आज पक्की सड़क है। जब सड़क बन जाती है तब लोग नाली की मांग करते हैं, जब नाली बन जाती है तब उसकी सफाई की बात करते हैं। इस तरह से काम का कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ सपने जो हमारे मन में थे जिसको हम आज पूरा कर पा रहे हैं। खातेगांव में भव्य क्षमता का एक इंडोर स्टेडियम हमने बनाया है जो अपने विकास निर्माण के अंतिम चरण में है। खातेगांव में खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कई सारी विधाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में किया है। हमारी कबड्डी की टीम हो, हमारी कुश्ती की टीम हो, हमारी बैडमिंटन की टीम हो, ऐसे कई सारे खिलाड़ी हमारे खातेगांव क्षेत्र ने प्रदेश और देश को दिए हैं। इसलिए उनके लिए स्टेडियम बनकर तैयार है। कन्नौज में भी एक स्टेडियम का निर्माण हम अतिशीघ्र करने वाले हैं। मेरा चूँकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए यही केवल मुख्य सपना था और है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर किसान तक पानी पहुँचे, हर व्यक्ति के घर तक नर्मदा जी का पेयजल पहुँचे, और इसलिए हम लगातार पिछले 4-5 वर्षों से प्रयासरत थे। और आज मैं कह सकता हूँ कि आने वाले 3-4 वर्षों में जब खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से रेलगाड़ी निकलने लगेगी, 4 लेन सड़क के माध्यम से हम इंदौर बैतूल हाईवे से जुड़ जाएंगे। बाड़ी बरेली से लेकर संदलपुर फाटे तक जो कि नेशनल हाईवे हमें मिला है, उसकी सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। तब विकास को और पंख लगेंगे। बाहर से आने वाले और लोग मां नर्मदा के अलौकिक रूप का दर्शन करेंगे, पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व के स्थलों के दर्शन करेंगे, और इंदौर जैसे व्यापारिक नगर से, भोपाल जैसी राजधानी से हमारे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुलभ होगी। इसके कारण क्षेत्र का और विकास होगा और उन्नति होगी। चलिए, बड़ी बात है, लेकिन एक बात और खातेगांव में बड़ी मशहूर है और खासतौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता इसको दूर दूर तक बता रहे हैं, जनता को भी याद दिला रहे हैं कि विधायक जी को एक अवसर और देना है। मिशन 2023 में आपका बटन भी दबाना है ताकि आप मंत्री बन सकें, क्योंकि मंत्री बनेंगे तो विकास भी अच्छे से करेंगे और खातेगांव का नाम भी रोशन करेंगे। इन बातों में कितनी सच्चाई है? कहीं मंत्री बनने का ख्वाब है, सपना तो तय नहीं कर लिया है आपने? नहीं, मैंने कभी कोई सपना नहीं देखा। हम काम करते जा रहे हैं और काम करते करते जो मुकाम हमको मिलेगा उसे सहज स्वीकार करेंगे। विधायक के रूप में भी चुनौतियां कम नहीं होती। मंत्री के ऊपर और बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, अपने विभाग की जिम्मेदारी भी रहती है, और जब व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो कई बार वो अपने क्षेत्र से दूर भी हो जाता है। शिवराज जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने कभी अपने आप को शक्तियों के मामले में कमज़ोर नहीं समझा। हम जिन कामों को लेकर सरकार के पास गए वो सब काम सुलभता के साथ होते गए। हमारा संकल्प केवल यही है कि क्षेत्र के विकास की जो संकल्पना नागरिकों की हमारे प्रति है, हम उसको कैसे भी पूरा करें।
और यदि विकास कार्य 100% हम कराने में सफल हुए तो हम मानेंगे कि मंत्री से भी बड़ा ओहदा जनता के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया। कोई लक्ष्य तो नहीं है मंत्री बनना? नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करने के लिए सदैव तैयार है। कोई चुनौती है क्या कांग्रेस आपकी विधानसभा में? व्यक्तिगत तौर पर महसूस करते हैं यदि दीपक जोशी नहीं आए तो बंटू गुर्जर आ सकते हैं, कोई और नया नाम आ सकता है, कोई चुनौती है क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस के 15 माह के कार्यकाल को जनता ने देखा है। लगातार इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। एक पूरी पीढ़ी जिसने 2003 से लेकर 2023 तक शिवराज जी की सरकार को काम करते देखा है, उनको पता है कि किस कारण से उनके जीवन में बदलाव आया है। आज 18% ब्याज से 0% ब्याज पर किसान को ऋण मिल रहा है। जिस किसान को ओला पाला गिरने पर, फसल का नुकसान होने पर 1 रुपया नहीं मिलता था, आज उसे बीमा मिल रहा है, मुआवजा मिल रहा है। खेत में काम करते समय उसकी मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए की राशि सरकार उसको देती है। गरीब परिवारों को 1 रुपये किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो चावल मिल रहा है। उन्हें अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए किताबों से लेकर ड्रेस से लेकर साइकिल तक खरीदने की जरूरत नहीं। मेधावी बच्चों को लैपटॉप सरकार दे रही है और इस बार 90,000 बच्चियों को सरकार ई-स्कूटी प्रदान करेगी। कन्यादान हमने किया, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिकों को सहायता हमने की। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जिसको सरकार ने सहायता नहीं की। और जब इतना सब मिलता है तो लोगों का विश्वास और बढ़ता ही है। लेकिन इतना सब देने के बाद भी सर्वे के आंकड़े क्यों डरा रहे हैं? भाजपा को क्यों मंथन के दौर से गुजरना पड़ रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, लगातार सरकार में रहने के कारण कई बार लोगों को लगता है कि अब और कोई सरकार बनना चाहिए। कुछ एक लोग रहते हैं इक्का दुक्का, मीडिया रहता है, कुछ विपक्षी लोग रहते हैं, लेकिन जो आईना है, जो होता है वो लेकिन आम जनता के मन में इस सरकार के प्रति बहुत दृढ़ विश्वास है। कभी भी कोई संकट आता है तो लोगों को इस बात का भरोसा रहता है कि सरकार मदद करेगी। पिछली बार सरकार ने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने के लिए रेलगाड़ी से भेजा, इस बार वायुयान से सरकार यात्रा करा रही है। तो जनता को जब ये भरोसा हो जाता है कि ये सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है तो वो सरकार को वोट करते हैं। गत वर्ष 2018 और 2023 के चुनाव में जो एक अंतर मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि 2018 में कांग्रेस ने जो वचन पत्र जनता के सामने दिया था कि हम आपकी कर्ज माफ़ी कर देंगे, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफ़ करेंगे, युवाओं को 4,000 रुपये का स्टाइफंड देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये सब के प्रलोभन में एक बहुत बड़ा तबका आ गया, जिसके कारण हम कुछ वोटों के अंतर से कुछ सीटें हार गए। प्रलोभन तैयार है, गैस की टंकी 500 और नारी सम्मान में 1500। देखिए, जहां कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में है वहां पर क्या इन्होंने गैस की टंकी 500 में कर दी? क्या इन्होंने बेरोजगारों को भत्ता देना प्रारंभ कर दिया? जुमले देना, नारे देना अलग बात है, लेकिन आज किस तरह से इनकी सरकारें जिन जिन राज्यों में है वहां पर क्या ये सुविधाएं इन्होंने देना प्रारंभ कर दी? बल्कि कर्नाटक जैसे राज्य में धर्म स्वातंत्र विधेयक, जिसे अध्यादेश के रूप में भाजपा की सरकार लाई थी, उसे समाप्त कर दिया है। गोवंश के लिए भी उन्होंने, जो सरकार ने गौ हत्या पर कठोर कानून बनाया था, उसे भी सिद्धारमैया की सरकार वापस ले रही है। कहीं ना कहीं सरकार का जो चेहरा है कांग्रेस का, वो जनता के सामने आ रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में भी इस बार जनता इनके किसी प्रलोभन में नहीं आएगी। चलिए, जाते जाते क्या संदेश होगा खातेगांव क्षेत्र के विधायक का अपनी जनता के लिए, एमपी न्यूज़ के दर्शकों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए? क्योंकि एक जिम्मेदार विधायक होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपका एक जिम्मेदार संदेश भी जरूरी है। खातेगांव मुझे प्राणों से प्रिय है और माँ नर्मदा की असीम कृपा हमारे इस क्षेत्र पर है। कई आघात आते हैं, कई समस्याएं आती, कई चुनौतियां मिलती है और कई बार व्यक्तिगत स्तर के गहरे आक्रमण भी हमको सहन करना पड़ते हैं। लेकिन आपके एक काम से जो मुस्कान आपके चेहरे पर दिखाई देती है, आपकी खुशी जो मेरी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाती है, और आपका साथ जो मुझे सदैव हिम्मत देता है, वही मुझे इन चुनौतियों में काम करने की ताकत देता है। जब तक भी भगवान ने ये जीवन दिया है तब तक मैं आपकी सेवा पूरी ईमानदारी से कर सकूं, यही भावना मेरे अंदर है। आपका प्रेम और आशीर्वाद इसी तरह मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जनता का आशीष लेते हैं, इसलिए पूरा विश्वास भी रखते हैं, काम को हाथ में लेते हैं तो अंजाम तक भी पहुंचाते हैं और बात ऐसी करते हैं कि परिणाम तय कर देते हैं। शायद यही वजह है कि कन्नौज खातेगांव क्षेत्र की जनता उनके विधायक की दीवानी भी है और जिले की प्रभारी मंत्री भरे मंच से उनकी जब तारीफों के फूल बांध दें तो पार्टी के बड़े बड़े नेता भी हैरान हो जाते हैं। क्योंकि सियासत में कहा जाता है जिस राजनेता का कद जितना ऊंचा बढ़ता है, टेंशन बड़े नेताओं को होना लाजमी हो जाती है। बहरहाल
विधायक आशीष शर्मा ने अपनी बात को यहाँ पर पूरी दमदारी के साथ रखा है, पुख्ता ढंग से रखा है और बताने समझाने की कोशिश की है कि अपने अब तक के कार्यकाल में कितनी उपलब्धियां जनता के पाले में उन्होंने भेज दी हैं। देखना लाजमी होगा कि मिशन 2023 के इस खेल में क्या कुछ जनता यहाँ पर अपना फैसला सुनाती है। फिलहाल इस खास सेगमेंट में इतना ही। खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।